गर्मी का मौसम सावन की तरफ मुड़ गया था। लगातार तेज बारिश के साथ हवा चल रही थी। सभी लोग अपने अपने तरीकों से बारिश का खूब मजा उठा रहे थे। अमित भी अपने पक्के घर में खिड़की के पास अपने कमरे में बैठा अपनी पत्नी मोनिका से कहता है। मोनिका देखो, क्या जोरों की बारिश है। अपने हाथों के गरम गरम प्याज के पकौड़े खिला दो। मौसम में चार चार लग जाएंगे। बस यही है आपका भी। बारिश हुई नहीं कि पकोड़े ले आओ। अरे ये बारिश का मौसम है, अब तो हर दिन ही बारिश होगी, तो क्या रोज रोज पकोड़े खाओगी? मेरी प्रिय धर्मपत्नी, अगर रोज बनाकर दोगी तो रोज खा लेंगे, कोई मनाही नहीं है। अच्छा जी, पागल कहेंगे। हाय, पागल तो आपके प्यार में है मेरी जान। अमित की बात सुनकर मोनिका हंसने लगती है और रसोई में जाकर जल्दी से गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े, चटनी और चाय बनाकर ले आती है। दोनों पति पत्नी चाय पकौड़े का मजा लेने लगते हैं। तभी घर की डोरबेल बजती है। मोनिका जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने फटे हाल बारिश में भीगी ठंड से कपकपाती हुई मोनिका की नौकरानी मेघा खड़ी थी, जिसे देख मोनिका कहती है। अरे मेघा, तुम इतनी बारिश में आज छुट्टी कर लेती? नहीं नहीं मालकिन, छुट्टी नहीं कर सकती। इस काम से ही तो मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चों का पेट भर रहा है। अरे पर चलो, तुम अंदर जाओ, पहले थोड़ा सुखा लो खुद को, फिर काम पर लगना। जी मालकिन। मोनिका के कहने पर मेघा खुद को सुखाकर काम में लग जाती है। तभी रसोई की साफ सफाई करते हुए मेघा को कुछ खाली डब्बे मिलते हैं और वह मोनिका से कहती है। मालकिन, अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या मैं ये खाली डब्बे अपने साथ ले जाऊं? मुझे इनकी बहुत जरूरत है। हाँ मेघा, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ जरूरत का सामान चाहिए हो तो ले जा। और सुन, वहाँ थोड़े चावल रखे हैं डब्बे में, वो भी ले जा, बनाकर खा लेना। अच्छा? मोनिका की बात सुनकर मेघा खुश हो जाती है। बाहर बारिश लगातार बरसती जाती है। शाम का काम खत्म कर मेघा जल्दी से खाली डब्बे और चावल का डब्बा लेकर अपने टूटे फूटे मकान में आती है, जहां नाली का गंदा पानी लगातार बारिश होने की वजह से घर में आ रहा था। बारिश होने की वजह से पूरा घर टपक रहा था। मेघा की बेटी सोना और मोना दोनों ही घर से गंदा पानी बाहर निकाल रही थी। घर में पानी आने की वजह से चूल्हा चौका और थोड़ा बहुत जो राशन का सामान था सब बर्बाद हो गया था। तभी मेघा कहती है। अरे बेटा, बस भी करो, तुम दोनों सुबह से इस काम में लगी हो, अब मैं आ गई हूँ ना तो मैं कर लूंगी। देखो, मैं मालकिन के यहाँ से ये डब्बे लेकर आई हूँ, इन्हें वहाँ वहाँ रख दो जहाँ से टपक रहा है, कुछ तो राहत मिल ही जाएगी। जी माँ, जैसा आप कहो। अपनी माँ की बात सुनकर सोना मोना वैसा ही करती है। वहीं बारिश भी हल्की पड़ जाती है और घर में पानी आना बंद हो जाता है। तभी सोना कहती है। माँ, यहाँ पानी तो बंद हो गया, पर हम बैठे कहाँ माँ, सोए कहाँ? हमारे तो कपड़े खाना सब गीला हो गया। जो एक दो सूखी रोटी पड़ी थी वो भी अब बारिश में बह गई। हम अब क्या करेंगे माँ? ये देखो माँ, कैसे नीले पड़ गए हैं हाथ इस पानी और बारिश से जदोजहद करते करते। मैं सब जानती हूँ मेरी बच्चियों कि तुम दोनों पर क्या बीत रही है। बेटा, ये बारिश हम जैसे गरीबों के लिए नहीं बनी है। इसका मजा तो बस अमीर लोग ही ले सकते हैं। हम गरीबों को तो बस ये बेसहारा करके उजाड़ सकती है। इस टूटे फूटे मकान पर अगर यूं ही बारिश पड़ती रही तो ये तो ढह ही जाएगा। माँ, तो हमारा क्या होगा? क्या हम ऐसे ही भूखे ठंड में कांपते हुए मर जाएंगे? नहीं बेटा, जब तक तेरी माँ जिंदा है कुछ नहीं होने देगी, तू चिंता मत कर। इतना कहकर मेघा मोनिका का दिया चावल का डब्बा खोलती है और कच्चे चावल अपनी बेटियों को देते हुए कहती है। बेटा, माफ कर देना अपनी माँ को, जो आज तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है। बेटा, हमारा चूल्हा चौका तो सब इस बारिश ने बहा दिया। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नया चूल्हा बना सको। बस इन कच्चे चावलों को खाकर तुम अपने पेट को थोड़ी तसल्ली दे लो।
अपनी माँ की बात को समझते हुए और अपने हालातों को देखते हुए सोना मोना बिना किसी सवाल के कच्चे चावल खा लेती है, जिसके बाद वह जैसे तैसे अपने गीले बिछोने गीली जमीन पर बिछाकर सो जाती है। वक्त गुजरता जाता है पर बारिश कम होने का नाम नहीं लेती। लगातार दिन रात कभी तेज तो कभी धीमी बरसातें होती जाती है। मेघा के घर के हालात बद से बदतर होते जाते हैं। गीले कपड़ों में लगातार रहने की वजह से उसकी दोनों बेटियां बुखार की गिरफ्त में आ जाती हैं। दूसरी तरफ मोनिका और अमित बारिश का खूब मजा लेते हैं। कभी वह रील्स बनाते, कभी फोटो लेते, तो कभी कुछ न कुछ करते ही रहते। अमीर हो या गरीब, बारिश हर किसी पर अपना अपना रंग दिखा रही थी। ऐसे ही एक दिन मोनिका अमित से कहती है, जी कितने दिन हो गए मेघा काम पर नहीं आई। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इतनी बरसात में भी कभी उसने छुट्टी नहीं की और अब वो आ नहीं रही। हाँ ये तो है, बारिश भी तो बंद नहीं हो रही है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? पता नहीं उसके घर के हालात कैसे हैं। जी मुझे लगता है हमें एक बार मेघा का पता ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे हमारी जरूरत हो। इतनी बातचीत करके दोनों पति पत्नी फटाफट से बरसाती पहनकर जहाँ पर मेघा रहती थी, वह देखते हैं कि मेघा जिस कॉलोनी में रहती है वहाँ के सभी घरों में लगातार बारिश का गंदा पानी जा रहा है। लोग धमाधम अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। कई मकान तो बारिश की मार की वजह से मलबे का ढेर हो गए हैं। कुछ लोगों से पूछने के बाद अमित और मोनिका को मेघा का पता मिल जाता है और वह उसके घर पहुंचते हैं। पर वह देखते हैं कि बारिश की वजह से मेघा का मकान भी ढह चुका है। बुखार में तड़पती हुई उसकी दोनों बेटियां अपने फटे कपड़ों से अपने बदन को ढक रही हैं और अपने टूटे मकान को देखकर मेघा रोते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर क्यों क्यों तो हम गरीबों पर बरसात की इतनी मार कर रहा है। एक तरफ अमीर लोग हैं जो अपने पक्के मकानों में बैठे बारिशों का मजा ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम गरीब लोग हैं जिनका आशियाना तूने छीन लिया अपनी इस बरसात से। अरे बरसात से मारने से तो अच्छा है कि तू यूं ही हमारी जान ले ले। न बदन ढकने के लिए सूखा कपड़ा है, न सर ढकने के लिए मकान ही छोड़ा है। इस बारिश ने सब छीन लिया हमसे, बर्बाद कर दिया हम गरीबों को इस बारिश ने। मेघा की बात सुनकर मोनिका उसके पास जाती है और सहानुभूति दिखाते हुए बोलती है, मेघा दिल छोटा मत करो, मैं हूँ ना। देखो मुझे और अमित को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए हम तुम्हें पूछते पूछते यहाँ तक चले आए और यहाँ आकर देखा तो ये सब हो गया। तुम्हारे घर में इतनी दिक्कत थी, तुमने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। मैं क्या कहती मालकिन, इस बरसात से हर साल यही हाल होता है हमारा। अरे इतनी मेहनत से मैं अपना टूटा फूटा घर घरौंदा फिर से सही करती हूँ, लेकिन ये बारिश कुछ ही मिनटों में सब तबाह कर देती है। यही तो फर्क होता है अमीरों और गरीबों पर बरसात का। हमारा सब बर्बाद हो जाता है और वहीं बड़े लोग बस मजा लेते रह जाते हैं। अरे हर बार मदद के लिए आखिर कौन आता है। मेघा देखो, जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। जब तक बरसातें बंद नहीं हो जाती तब तक तुम और तुम्हारी दोनों बेटियां मेरे साथ रहोगी। और हाँ, बरसातों के बंद होने के बाद मैं और अमित तुम्हारे लिए एक पक्के मकान का बंदोबस्त कर देंगे, ठीक है? इतना कहकर मोनिका मेघा और उसकी दोनों बेटियों को अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ वह सबसे पहले मोनिका और उसकी बेटियों को खाना खिलाती है, साथ ही उन्हें अच्छे कपड़े देती है, जिसके बाद वह सोना और मोना का इलाज करवाती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद बरसातों का मौसम ढल जाता है, जिसके बाद मोनिका और अमित मेघा के टूटे फूटे घर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाते हैं और वहाँ 5 माले की बिल्डिंग का निर्माण करवाते हैं, जहाँ मेघा के साथ साथ कई और मेघा जैसे परिवारों को बारिश से बचने के लिए अपना आशियाना मिल जाता है। और मेघा मोनिका का धन्यवाद करते हुए कहती है, मालकिन आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जो आपने मेरे साथ साथ मेरे जैसे कई परिवारों का रहने के लिए घर बना दिया। अब कोई भी बरसात की मार, भूख या बीमारी से नहीं मरेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। भगवान आप पर भी हमेशा बारिश करे, लेकिन बस खुशियों की। मेघा की बात सुनकर मोनिका उसे गले लगा लेती है और अब किसी भी बारिश में मेघा और उसकी बेटियों को किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, हम भी आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि यदि आप बरसात में या किसी अन्य मुश्किल में पड़े किसी की मदद कर देंगे तो इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि किसी का जीवन संवर जाएगा। और मदद करने से कभी अपने कदम पीछे ना रखें। और साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप अपनी गॉसिप के लिए आगे कौन सी कहानियां देखना पसंद करेंगे। कविता नाम की एक गरीब औरत कोकीपुर नाम के एक गांव में अपने 3 बेटों, बड़ा बेटा रमेश, मंझला बेटा उमेश और छोटे बेटे महेश के साथ में रहा करती थी। कविता के पति का देहांत बहुत वक्त पहले ही हो गया था। तब से कविता ने अपने तीनों बेटों को अकेले ही पाला था। कविता के बेटे रमेश और उमेश बहुत ही लालची किस्म के थे। अक्सर ही वो गांव के भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसे व अन्य चीजें हड़प लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई हाथ में कुछ पैसे लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर हंस रहे होते हैं। तभी उमेश कहता है, भाई आज तो मजा आ गया, आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिल गए हमें तो। हाँ सही कह रहे हो तुम। क्या अच्छा पागल बनाया हमने उस शहर वाले को। बस ऐसे ही हम लोगों को अपनी बातों में फंसाकर, लोगों को पागल बनाकर उनसे पैसे लेते रहेंगे और फिर हम दोनों अमीर बन जाएंगे, बहुत अमीर। हमारी माँ से आज तक हमारी जरूरत पूरी नहीं हुई। दोनों भाइयों की बातें महेश सुन लेता है और उनके पास जाकर कहता है, उमेश भैया, रमेश भैया, आप दोनों कब तक ऐसे अपने लालच के लिए लोगों का फायदा उठाते रहेंगे? ये गलत है भैया, ये सब मत किया करो। माँ हम तीनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करती है। चुप कर, आया बड़ा माँ का चमचा। अरे हम दो बड़े हैं तुझसे और तू हमें ज्ञान दे रहा है। बेटा जितने सिर पे बाल नहीं है उससे ज्यादा हमारे अंदर अपने लालच को पूरा करने की तरकीब है। और हाँ, किसी को भी कुछ कहा तो हम दोनों से बुरा कोई नहीं होगा। अपने दोनों भाइयों की बातें सुनकर चुप हो जाता है। कुछ वक्त बाद तीनों भाई अपने घर जाते हैं, जहाँ कविता चूल्हे के धुएं में अपनी आंखों को झोंकते हुए खाना बना रही थी। तभी वो अपने तीनों बेटों को देखकर कहती है, अरे आ गए तुम तीनों, मैं कब से तुम्हारी राह तक रही थी। खाना तैयार है, गरम गरम खा लो तुम तीनों। अपनी माँ की बात को सुनकर तीनों भाई खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। उमेश और रमेश फटाफट से खाना खाकर आराम करने के लिए चले जाते हैं, पर महेश आराम से बैठा हुआ अपनी माँ को देखता रहता है। तभी कविता कहती है, क्या हो गया बेटा, इतना धीरे क्यों खा रहा है? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं माँ, कैसी बात करती हो? माँ के हाथ का खाना भी कभी बुरा हो सकता है क्या? आप जो भी बनाती हैं मुझे बहुत पसंद आता है। और दोनों भैया ने तो खाना खा ही लिया है, तो फिर आप भी मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं खा लूंगी खाना। तुझे और खाना चाहिए तो बता, मैं दूं? कब खा लोगी माँ? मैं जानता हूँ कि आप ना जाने कितनी रातें ऐसी ही भूखी सो जाती हो। हम तीनों का पेट भरने के बाद आपके खाने के लिए खाना बचता ही नहीं है। चलो जो भी खाना बचा है उसे थाली में रखो, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। महेश अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाता है, जिसके बाद वो कविता को आराम के लिए भेज देता है और खुद से कहता है, मुझे माफ कर देना माँ, मैं चाहकर भी अपने बड़े भाइयों के लालच के बारे में आपको नहीं बता सकता। लालच मुझे भी बहुत है माँ, पर पैसे का नहीं। लालच है तो तेरी ममता का, तेरे प्यार का, हाथ के बने खाने का, और कोई लालच नहीं माँ। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। बढ़ती उम्र में ज्यादा काम करने की वजह से कविता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है।
और एक दिन वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा, मुझे लगता है कि भगवान का बुलावा आने वाला है मेरे लिए। इससे पहले कि मुझे कुछ हो, मैं कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर कविता एक पोटली खोलती है जिसमें सोना था और तीनों भाइयों में बराबर हिस्से में सोना बांट देती है। उमेश और रमेश सोना पाकर खुश हो जाते हैं, पर महेश सोने को कविता के पैरों में रख कर कहता है, माँ, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। आपका प्यार मेरे लिए सोना है, आपका आंचल मेरा साया है, ये नहीं चाहिए मुझे। महेश की बात को सुनकर रमेश झट से उसके हिस्से का सोना भी खुद रख लेता है और वहां से चला जाता है। और उमेश को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वक्त गुजरता है और अब उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। वहीं उमेश किसी भी तरह से रमेश से वो सोना हासिल करने में लग जाता है। एक रात जब रमेश सो रहा था, तभी उमेश तकिया लेकर उसका मुंह दबाने की कोशिश करता है, पर रमेश उसे धक्का देकर पीछे कर देता है और उमेश गुस्से से कहता है, क्यों बड़े भाई, तूने क्या सोचा था? सारा सोना तू अपने पास रख लेगा? कभी नहीं। अरे ये सारा सोना मेरा है। आज तुझे मैं मार कर सारा सोना खुद के पास रख लूंगा। तेरा बड़प्पन आज खत्म कर दूंगा मैं। ना रहेगा रमेश, ना रहेगा उसके हक का सोना। सोना होगा तो बस उमेश का। दिन में ख्वाब लेना छोड़ दे छोटे, ये सोना तो कभी हासिल नहीं कर सकता। सोना होगा तो बस रमेश का। पहले तो मैंने बस महेश का सोना लिया था, पर अब मैं तेरे हिस्से का भी सोना ले लूंगा। मुझे मारने आया था ना, अब देख कैसे मैं तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। दोनों भाई लगातार एक दूसरे पर वार करते जाते हैं और लड़ते लड़ते घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ सभी गांव वाले उन दोनों को लड़ता देखने लगते हैं। लालच के नशे में अंधे हुए दोनों एक दूसरे को मारते जाते हैं। तभी रमेश एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उमेश के सर पर वार करता है और उमेश वहीं दम तोड़ देता है और रमेश उसकी जेब से उसके हिस्से का सोना निकालकर फरार होने लगता है। पर गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस को फोन कर देते हैं। तभी कुछ ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है और रमेश को जेल ले जाती है। इस पूरी घटना की खबर जैसे ही कविता और महेश को मिलती है, कविता इस सदमे को सह नहीं पाती और वो भी इस दुनिया से चल बसती है। महेश को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है और अपने भाई और माँ का अंतिम संस्कार करता है। जिसके बाद वो पुलिस थाने जाता है और इंस्पेक्टर उसे वही सोना देते हैं जो कि उसकी माँ ने तीनों भाइयों में बांटा था। महेश उस सोने को लेकर रमेश के पास जाता है और उसकी तरफ सोना फेंकते हुए कहता है, लो भैया लो, ले लो ये सोना, कर लो अपना लालच पूरा कर लो। अरे मैंने हमेशा तुम्हें और भैया को समझाया, पर दोनों ने कभी मेरी बात नहीं मानी। आप दोनों के इस लालच ने माँ की जान ली, उमेश भैया की जान ले ली। अरे क्या कभी उस माँ को लालच नहीं आया होगा जिसने अपना सारा जीवन हम पर लगा दिया, खुद भूखी रही पर हमारा पेट भरा। इस जरा से सोने के लिए आप दोनों भाई भाई एक दूजे के जानी दुश्मन हो गए। लो रख लो इसे और बना लो खुद को जितना महान बना सकते हो। अब आपके लिए मैं भी मर गया हूँ भैया, सारी उम्र अब आप अपने सोने के साथ जेल में सड़ते रहो। इतना कहकर महेश रोता हुआ वहां से चला जाता है और गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर आ जाता है और अपना काम करने लगता है। वहीं रमेश लंबी सजा काटने के बाद जेल से रिहा तो होता है और जैसे ही गांव में जाता है, सब लोग उसे मार मार कर गांव से बाहर फेंक देते हैं और रमेश के बुरे कर्मों की वजह से उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता, जिस वजह से वो भूख प्यास से तड़पने लगता है। साथ ही उसे अपने किए का पछतावा भी होता है और एक दिन वो खुद को एक पेड़ से लटकाकर फांसी लगा लेता है। तो देखा दोस्तों, कैसे लालच ने एक अच्छे खासे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। इसीलिए कहते हैं जो मिलता है उसमें सब्र करना चाहिए।
ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गॉसिप कहानी को। माधवी अपने नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर रही होती है। तभी माधवी की नजर अपने रेस्टोरेंट के पास के गरीब छोले कुलचे वाली के नाम से खड़ी रेहड़ी पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी माधवी का पति कमल उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, माधवी क्या हुआ? ऐसे मन क्यों भर रही हो? अरे आज जो कुछ हमें मिला है इस रेडी की वजह से मिला है। ये जो नाम है गरीब छोले कुलचे वाली, ये पहचान हमें इसने ही दी है, इसलिए मैंने इसको एक अच्छी याद बनाकर यहाँ रखा है। और फिर मेरी जो हालत थी वो भी तो इससे ही ठीक हुई है, याद है ना? कमल की बात को सुनकर माधवी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। कमल और माधवी की शादी उनके परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। शादी के बाद माधवी की जिंदगी में सब सही चल रहा था, कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो यही कि कमल बेरोजगार था। ऐसे ही एक दिन माधवी लंच में छोले कुलचे बनाती है और टेबल पर अपनी सास अमला और कमल को सर्व करती है। तभी अमला कहती है, अरे बहू क्या बात है, आज छोले कुलचे बना लिए, बढ़िया है। हाँ जी माँ जी, मुझे बहुत पसंद है छोले कुलचे। बाहर जाकर खाने का मन नहीं था तो मैंने घर पर ही बना लिया। स्वाद भी अच्छे हैं, अच्छे बने हैं। शुक्रिया। अरे कमल बेटा, तेरी काम की कहीं बात बनी क्या? कब तक घर का खर्चा ऐसे ही मेरी पेंशन के सहारे चलता रहेगा? बेटा वक्त रहते कुछ कर ले, कल को तेरा खुद का भी परिवार होगा। माँ, आपको क्या लगता है, क्या मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं? अब अगर नहीं मिल रहा है कई काम तो मैं क्या करूं? फांसी लगा लूं खुद को या भीख मांगना शुरू कर दूं? इतना अच्छा मूड था खाने का, पर नहीं, कुछ ना कुछ बोलकर आप दोनों सास बहू को मेरा मूड खराब करना ही होता है। अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माँ जी तो आपके भले के लिए ही कह रही है ना, खाना तो खा लो। बकवास मत करो तुम भी, और ये छोले कुलचे तुम्हें ही मुबारक हो। बेटा कमा नहीं रहा उस बात का तो इतना दुख है, बहू घर में कुछ रोज रोज नया बना रही है, उसका खर्चा नहीं दिख रहा। इतना बोलकर कमल गुस्से में छोले कुलचे टेबल पर छोड़कर चला जाता है। वक्त गुजरता है। काफी कोशिश करने के बाद भी कमल को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। मिलता है तो बस लोगों के ताने, जिस वजह से कमल को शराब पीने की आदत लग जाती है। वो हर रोज शराब पीकर घर आने लगता है। ऐसे ही एक शाम कमल शराब की बोतल हाथ में लिए घर आता है। उसका हाल देखकर अमला कहती है, कमल ये सब क्या है बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? अरे कमल, मुझे कुछ हो गया तो तू अकेले ये घर कैसे संभाल पाएगा? बेटा तू कमाता तो है नहीं, और जो पैसे हैं उसे भी तू ऐसे पानी की तरह खराब कर रहा है। तो क्या करूं? हाँ, अरे बेटा हूं ना आपका, पाल नहीं सकती हो मुझे? अरे हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है, और ये शराब तो अब मैं रोज पीऊंगा, हर दिन पीऊंगा, फिर चाहे चोरी करके ही क्यों ना पीऊं। इतना कहकर कमल वहीं गिर जाता है, जिसके बाद माधवी और अमला मिलकर उसे सोफे पर सुला देते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। कमल की चिंता में अमला का देहांत हो जाता है, पर कमल शराब पीना बंद नहीं करता। धीरे धीरे कमल घर का सारा सामान एक दिन बेच ही देता है। वह एक दिन तो घर ही बेच देता है। अब कमल और माधवी एक टूटे फूटे से मकान में रहने लगते हैं। ऐसे ही एक सुबह, सुनिए जी, ये लीजिए छोले कुलचे खा लीजिए। ओए कहाँ से गया आई? तेरे पास पैसा कहाँ से आया? वो लाला सेठ है ना, पास वाले, उनके। क्या कहा सेठ? अच्छा तो तेरा सेठ के साथ चक्कर चल रहा है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, मेरी बात तो सुनो। अरे सब जानता हूं मैं, घर में एक वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे दारू का पैसा नहीं है, और तू अपने स्वाद को पूरा करने के लिए अपने छोले कुलचे के लिए सेठ से चक्कर चला रही है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, मेरी बात तो सुनो। कैसा है कैसा नहीं सब पता है मुझे। आज मैं तेरे इस छोले कुलचे के स्वाद का भूत उतारता हूँ, रुक जा। इतना कहकर कमल माधवी को मारना पीटना शुरू कर देता है। तभी वहाँ लाला सेठ आ जाता है और बोलता है, अरे ओ कमल, पागल हो गया है क्या? शराब के नशे में अंधा होकर अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। ले तेरा आशिक आ गया छोले कुलचे वाला तुझे बचाने के लिए। क्यों बे सेठ, चक्कर चल रहा है ना?
तेरा मेरी बीवी के साथ छोले कुलचे खिला खिला के मेरा घर बर्बाद कर रहा है ना तू। अरे शर्म कर कमल, माधवी मेरी बेटी जैसी है और जिन छोले कुलचे की यूं बात कर रहा है ना, वो माधवी ने खुद बनाए हैं। आज मेरे घर मेहमान आए थे, मेरी नौकरानी काम पर नहीं आई, तभी माधवी मेरे पास मदद के लिए आई थी और मैंने उसे मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए कहा तो उसने ये बनाया था, जिसके बाद मैंने उसे कुछ पैसे और बचे हुए छोले कुलचे दे दिए। सच जानने के बाद भी कमल माधवी पर यकीन नहीं करता और उसे घर से निकाल देता है। वक्त गुजरता है, माधवी लाला सेठ के यहाँ नौकरानी का काम करने लगती है। जो पैसे वो कमाती उससे वो खुद के लिए एक छोटी सी रेहड़ी खरीदकर गरीब छोले कुलचे वाले के नाम से छोले कुलचे बेचने शुरू कर देती है। लोगों को माधवी के हाथ के छोले कुलचे का स्वाद बहुत पसंद आता है। वहीं कमल की हालत दिन पर दिन शराब पीने के चलते खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन माधवी को कमल बीच सड़क पर बेहोश हालत में मिलता है और वो जल्दी से उसे होश में लाते हुए कहती है, सुनिए जी सुनिए, क्या हुआ आपको? सुनिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुनिए, उठिए ना, क्या हो गया है आपको? आप बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? उठिए ना, बात कीजिए ना मुझसे। क्या हो गया आपको? मुझे इनको जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा, पर मैं अकेले कैसे ले जाऊं? क्या करूं? इतना सोचकर माधवी जल्दी से कमल को वहीं छोड़ अपनी छोले कुलचे की रेहड़ी को खाली कर लेती है और जैसे तैसे कमल को उस पर लाद कर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देती है और माधवी से कहती है, जी देखिए माधवी जी, आपके पति ने जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन किया है, जिस वजह से उनके शरीर को काफी सारा नुकसान हुआ है और इस वक्त उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। हमें उनके इलाज के लिए कम से कम 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। आप जल्दी से पैसे जमा करवा दीजिए ताकि हम उनका ऑपरेशन शुरू करवा सकें, वरना आपके पति की जान भी जा सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और बेचारी माधवी रोते हुए कहती है, 50,000 में कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। कैसे बचाऊं मैं अपने पति की जान? भगवान, मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ। रोते हुए माधवी बाहर आती है, जहाँ उसकी नजर रेहड़ी पर जाती है। बेचारी माधवी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने छोले कुलचे की रेहड़ी को गिरवी रखकर कमल के इलाज के लिए 50,000 ले आती है और जल्दी से अस्पताल में जमा करवा देती है। कुछ ही दिनों बाद कमल माधवी की सेवा और डॉक्टर के इलाज से अच्छा भला हो जाता है, जिसके बाद सेठ लाला कमल से मिलने के लिए अस्पताल में आता है और उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद कमल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लाला से माफी मांगते हुए बोलता है, सेठ, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन आप पर शक किया, जबकि मेरी बीवी तो हीरा है हीरा। उसे हमेशा से ही छोले कुलचे खाने और बनाने का इतना शौक था और उस दिन भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी। तुमसे उन्हीं छोले कुलचे के चलते घर से उसे निकाल दिया और तुम्हारा भी अपमान किया। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, उसकी छोले कुलचे की रेहड़ी वापस दिलाना चाहता हूँ। मेरी मदद करो सेठ जी, ताकि मैं उसका सपना वापस लौटा सकूं। कमल की बात को सुनकर लाला उसे माफ कर देता है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद साथ ही लाला की मदद से कमल को एक छोटी सी नौकरी भी मिल जाती है, जिसके साथ साथ कमल मेहनत मजदूरी का काम भी करने लगता है। कुछ ही महीनों में कमल पैसे जोड़कर माधुरी को उसकी छोले कुलचे की रेहड़ी वापस से दिलवा देता है। अपनी छोले कुलचे की रेहड़ी वापस लेकर गरीब माधुरी की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर छोले कुलचे की रेहड़ी पर दिन रात मेहनत करते हैं और हर किसी की जुबान तक अपना स्वाद पहुंचाते हैं। सही कह रहे हैं आप। मैंने कभी सोचा भी नहीं था किसी गरीब छोले कुलचे वाली का नाम एक दिन इतना ऊंचा उठ जाएगा। अगर उस दिन ये छोले कुलचे की रेहड़ी ना होती तो शायद मैं कभी जिंदा ही ना होता। किसी छोले कुलचे की रेहड़ी की मेहनत के पैसे की वजह से ही तुमने अपना सपना गिरवी रखकर मेरी जान बचाई, जबकि मेरे वजह से तुम्हें जिंदगी में कभी कोई खुशी हुई ही नहीं। चलिए अपने नए रेस्टोरेंट में छोले कुलचे बनाकर उसका शुभारंभ करते हैं। इतना कहकर दोनों पति पत्नी अपने नए रेस्टोरेंट की रसोई में जाते हैं और छोले कुलचे बनाना शुरू कर देते हैं और यूं ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। 4 दिन की भूखी सुमन के पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। खाने की तलाश में बेचारी पागलों की तरह यहाँ से वहां भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक कूड़ेदान पर जाती है।
जहां उसे बेकार हुए खाने का सामान नजर आता है। सुमन बेकार हुए खाने को जल्दी जल्दी खाने लगती है और रोते हुए बोलती है, हे भगवान, आखिर तूने मुझ गरीब की किस्मत में इतना दुख क्यों लिख दिया? गरीबी की मार तो है ही, भूख की मार से भी दिन दिन मर रही हूँ मैं। इससे तो अच्छा है तू मुझे अपने पास बुला ले, या फिर इस दर्द भरी जिंदगी में थोड़ी राहत दे दे। ऐसे ही सुमन कूड़ेदान में अपने लिए कुछ तलाशने लगती है, पर उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। खाने और रोजगार की तलाश में सुमन इधर उधर भटकती रहती है। ऐसे ही एक दिन सुमन एक ढाबे वाले के पास जाती है और हाथ जोड़कर मांगते हुए कहती है, साहब, बड़े दिनों से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा खाना दे दो। आपका बहुत भला होगा, दे दो साहब, चाहे बासी ही दे दो। अरे जा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं रोज रोज मांगने के लिए। अरे मुफ्त का राशन आया हुआ है क्या तुम्हारे नाम का, जो मुंह उठाकर मांगने के लिए चले आते हो? साहब, थोड़ा रहम कर दो, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा खाना दे दो, इस गरीब का भला हो जाएगा, पेट को थोड़ा आसरा हो जाएगा। अरे जा यहाँ से, नहीं तो अब मैं तुझे मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा, फिर अच्छे से रहेगी तू। सुमन को जली कटी सुनाकर ढाबे का मालिक उसे वहां से भगा देता है। बेचारी सुमन रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी उसकी नजर झूठे बर्तनों की तरफ जाती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा खाना बचा हुआ था। सबकी नजरों से छुपते छुपाते हुए सुमन बर्तनों में से झूठा खाना उठाकर खाने लगती है। तभी ढाबे का मालिक सुमन को झूठन खाते हुए देख लेता है और सुमन को धक्का देते हुए जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है, बदतमीज लड़की, तुझे एक बार मुंह से समझाया तो समझ नहीं आया, कैसे बेशर्म की तरह क्या खाने लग गई। चल निकल जा यहाँ से, नहीं तो इतनी पिटाई करूंगा अपनी शक्ल तक नहीं पहचान पाएगी। दफा हो जा यहाँ से। रोती हुई सुमन बिना कुछ कहे सर झुकाए वहां से चली जाती है और कुछ दूर जाकर रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है और खुद को कोसते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर मैंने क्या बुरा किया था जो मुझे ऐसा दर्द भरा जीवन दे दिया। ना खाने को रोटी है, ना बदन पर अच्छे कपड़े, और ना ही रहने को मकान। आखिर तूने मुझे इस धरती पर भेजा ही क्यों था, ताकि हर कोई मुझे जलील कर सके? अब ये और सहन नहीं होता भगवान, नहीं होता। सुमन भूख से तड़प कर आज गरीबी के आगे घुटने टेक कर खुदकुशी करने के लिए चलती गाड़ी के आगे छलांग लगाने वाली होती है कि तभी उसकी नजर रेड लाइट पर फूल बेचने वाली एक गरीब माँ पर जाती है, जिसने अपने छोटे से बच्चे को एक चुन्नी के सहारे से अपने साथ बांधा हुआ था और तपती धूप में फूल बेच रही थी। उसे देखकर सुमन अपने कदम पीछे कर लेती है और कहती है, नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रही हूँ। मुश्किलें किसकी जिंदगी में नहीं होती हैं। जो मेरी किस्मत का लिखा है उसे तो मुझे भुगतना ही होगा, फिर चाहे मैं हंसकर भोगूं या रोकर, भुगतना तो मुझे ही होगा। मैं ऐसे किस्मत के आगे हार नहीं मान सकती। अपनी भूख की लड़ाई को मैं जीत कर रहूंगी। वक्त गुजरता जाता है। सुमन को कभी खाना मिलता तो कभी नहीं मिलता, जिसके बाद सुमन अपनी भूख से बेहाल गलियों में भीख मांगना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो भीख मांगते हुए मंगला के दरवाजे पर जा पहुंचती है और गुहार लगाती है, मालकिन, अरे ओ मालकिन, कुछ खाने को दे दो। कोई सूखी रोटी, अचार, सब्जी, बासी रोटी कुछ तो दे दो, जिससे इस गरीब की भूख मिट जाए। बड़े दिन हो गए, कुछ नहीं खाया है, कुछ तो दे दो, भगवान आप पर बहुत रहम करेगा। सुमन की आवाज सुनकर मंगला बाहर आती है और बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, हाँ हाँ, भला तो करेगा ही ना। तुम जैसों के लिए तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ मुफ्त में आटा, सब्जी, मसाले छोड़ गया था। बस हम बनाते रहें और तुम जैसों के पेट में बैठे रहें। खुद ना खाएं, अपना निवाला भी तुम्हारे मुंह में डाल दें। रोज आ जाते हैं कुछ नहीं खाया करते हुए। मालकिन, खाना नहीं देना है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम ऐसे ताने तो मत दो। अगर मेरा कोई परिवार होता
तो मैं आज आपके घर ऐसे खाने के लिए ना भटक रही होती। मदद कर सकती हो तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। वाह वाह, तेवर तो देखो, एक तो मांगने वाली है, ऊपर से इतना तड़ी में जवाब दे रही है। अरे जा, तेरे जैसे रोज आते जाते हैं, आई बड़ी। मंगला के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर से उसका बेटा शुभम बाहर आता है और अपनी माँ को ऐसे चिल्लाते देखकर वो उसे चुप करवाते हुए कहता है, अरे माँ, क्या हो गया आपको? क्यों बिन बादल बरसात जैसे बरस रही हो? इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अरे बेटा, गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? दुनिया भर के गरीबों की भूख मिटाने का ठेका क्या हमने ले रखा है? रोज की रोज कोई न कोई आ रहा है, रोटी दे दो, खाना दे दो, कपड़ा दे दो। अरे मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम थोड़ी ना है। माँ, किसी भूखे को रोटी देना बड़े पुण्य का काम होता है। ऐसा गुस्सा क्यों करती हो? जाओ, जो बचा हुआ खाना रखा है वो इस लड़की को दे दो। इसे देखकर लगता है इसने कई दिनों से सच में कुछ नहीं खाया। मैं नहीं देती कुछ भी, जो करना है खुद कर ले। इतना कहकर मंगला मुंह टेढ़ा कर कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शुभम रसोई घर से बचा हुआ खाना लेकर आता है और सुमन को देते हुए कहता है, ये लो, खाना खा लो, तुम्हारे पेट में थोड़ा आसरा हो जाएगा। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? पहले कभी देखा नहीं। मेरा नाम सुमन है। मैं गरीब भूखी लड़की हूँ, जिसे पेट भरने के लिए दाना भी बड़ी गनीमत से मिलता है, वो भी हजारों लोगों के ताने और दिन भर जिल्लत उठाने के बाद। कोई रहम करके थोड़ा बहुत दे देता है, नहीं तो यूं ही दिन बीत जाता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी और हालात दोनों को समझ सकता हूँ। अभी तुम ये खा लो, कुछ और चाहिए तो बता दो। आपने इस गरीब का पेट भर दिया साहब, यही बहुत है। अब कुछ दिन भूखा रहने की ताकत मिल जाएगी। मैं किसी छोटे मोटे काम की तलाश में हूँ, ताकि खुद का पेट भर सकूं। अगर आप कुछ मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे दोस्त के यहाँ काम वाली की जरूरत है। अगर तुम घर का काम कर सको तो मैं तुम्हारे लिए बात कर देता हूँ। हाँ साहब, क्यों नहीं, आपकी बड़ी कृपा होगी। सुमन को खाना खिलाने के बाद शुभम उसे अपने साथ अपनी दोस्त राजू और उसकी पत्नी मेघा के पास ले जाता है और उसके काम करने की बात करता है। सुमन को राजू और मेघा के घर पर नौकरानी का काम मिल जाता है। वक्त गुजरता है, सुमन के हालात सुधरने लगते हैं। अब उसे 2 वक्त की भरपेट रोटी मिलने लगी थी, पर राजू की नियत सुमन पर कुछ सही नहीं थी। जब कभी भी सुमन घर में अकेली होती, राजू किसी न किसी बहाने से उसके पास जाने की कोशिश करता, पर नौकरी चली जाने के डर से सुमन कभी भी इस बात का विरोध नहीं कर पाती और ना ही किसी से कुछ कह पाती। ऐसे ही एक दिन जब मेघा बाजार गई थी, तभी मौका पाकर राजू सुमन के पास आता है और कहता है, सुमन जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लाओ अभी। सुमन जल्दी से चाय बनाकर ले आती है और राजू को जैसे ही देती है, तभी राजू चाय का कप पकड़ने के बहाने सुमन का हाथ पकड़ लेता है। हड़बड़ाहट में गरम गरम चाय सुमन के हाथ पर गिर जाती है और वो कहती है, साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? दूर रहिए मुझसे, नहीं तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर यहाँ जमा कर लूंगी और बता दूंगी कि आपके गंदे दिमाग में क्या चल रहा है। अरे जा, तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अरे तेरे पेट की भूख मिटाने के लिए हमने तुझे इतने दिन इतनी रोटियां खिलाई हैं, इतना नमक खाया है, उसका थोड़ा मूल उतार दे मेरी जान। सारी जिंदगी बढ़िया खाना खिला दूंगा। राजू सुमन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी सुमन अपने बचाव में पास में रखा वास उठाकर राजू के सर पर वार कर देती है। तभी वहाँ मेघा आ जाती है। सुमन मेघा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर मेघा उसकी बात नहीं सुनती और मेघा उसे जेल सलाखों के पीछे डलवा देती है। गरीब सुमन अपनी भूख के चलते जेल की सलाखों के पीछे चली जाती है, जहां उसे बेरहमी से मारा पीटा जाता है। कुछ वक्त बाद मेघा को अपने घर के सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग से राजू का सारा सच पता चलता है। मेघा जल्दी से अपनी कंप्लेंट वापस लेती है और सुमन को रिहा करवा देती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने एक औरत होकर भी तुम्हारा दर्द नहीं समझा, तुम्हारी आंखों में सच नहीं देखा
मुझे माफ कर दो। मालकिन, मुझ गरीब की जिंदगी में ही भूख और इज्जत की लड़ाई लिखी हुई है। बहुत दिन जिंदगी में भूखे बिताया है, पर खाने की भूख से बड़ी मेरी इज्जत की भूख है, जिस पर मैंने कभी कोई आंच नहीं आने दी। खाने को रोटी मिले ना मिले, पर इज्जत गवाकर कभी एक गरीब का पेट नहीं भर सकता। सुमन की बात सुनकर मेघा उसे गले से लगा लेती है और थोड़े ही समय बाद राजू को डाइवोर्स देकर उससे हमेशा के लिए अलग हो जाती है। इसके बाद मेघा सुमन को छोटी बहन बनाकर अपने साथ अपने घर पर रखती है। इस तरह से सुमन को उम्र भर के लिए इज्जत और रोटी दोनों मिल जाती है।